गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ये दूसरा लेक्चर इसका आंतरिक पुनर्निर्माण का पढ़ेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, अंश पूंजी में कमी, तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो सामान्यतः आंतरिक पुनर्निर्माण पूंजी में कमी करने की योजना, सामान्यतः आंतरिक पुनर्निर्माण पूंजी में कमी करने की योजना है। वस्तुतः विगत वर्षों में यदि हानि के कारण कंपनियों का वित्तीय ढांचा विकृत हो जाता है तथा कंपनियों की संपत्तियों का मूल्य गिर जाता है, तो जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है अगर वो थोड़ा अजीब हो जाता है और कंपनियों की संपत्तियों का मूल्य मतलब असेट्स की वैल्यू घट जाती है, तब अंश पूंजी संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती है। तो जो वैल्यू है, जो भी बैलेंस शीट में जो शो हो रहा है, वो आपकी रियल वैल्यू नहीं शो कर रही है, एवं पूंजी आधिक्य की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 में उन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत एक कंपनी की पूंजी को कम किया जा सकता है। तो उसका जो कैपिटल है वो कम किया जा सकता है। कौन सी धारा है? 66। इस अवस्था में न्यायालय की अनुमति के बाद ही पूंजी में कमी की जा सकती है। तो कोर्ट की परमिशन लेना सबसे जरूरी है। अंश पूंजी में कमी संबंध में धारा 66 सब धारा 1 के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार है। कंपनी द्वारा पूंजी कटौती हेतु न्यायालय में आवेदन किया जाना होगा तथा इसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया हो एवं न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई हो। पूंजी से आशय पूर्ण प्रदत्त अथवा अंशतः प्रदत्त निर्गमन अंशों से है जिसमें स्टॉक भी सम्मिलित है। अतः कंपनी अपने स्टॉक में भी कमी कर सकती है। तो अंशों के साथ में स्टॉक में भी कमी कर सकती है। अंश पूंजी में कमी निम्न प्रकार की जा सकती है। पहला है अप्रदत्त अथवा अयाचित राशि में कमी करके। दूसरा है प्रदत्त अंश पूंजी जिसका संपत्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं रहा है उसे रद्द करके। तथा तीसरा आवश्यकता से अधिक पूंजी अधिक अंशधारियों की नगद लौटाकर। तो आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों की नगद लौटाकर। तो ये अंश कमी में 3 तरीके हैं। पहला बताया है अप्रदत्त अथवा अयाचित राशि में कमी करके। दूसरा प्रदत्त अंश पूंजी जिसका संपत्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है उसे रद्द करके। और तीसरा है आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों की नगद लौटाकर। इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो कंपनी ने यदि कोई जमाई डिपॉजिट स्वीकार कर रखी है तो मूल राशि एवं ब्याज की वापसी के पश्चात ही पूंजी में कमी की जा सकती है। तो रिपीट कर रही हूँ, कंपनी ने यदि कोई जमाई डिपॉजिट स्वीकार कर रखी है तो मूल राशि एवं ब्याज की वापसी के पश्चात ही पूंजी में कमी की जा सकती है। तो किसी से पैसे ले रखे हैं तो उसमें डायरेक्ट कैसे कम कर दोगे? नहीं कर सकते। तो उसकी मूल राशि और ब्याज तो वापस देनी होगी, उसके बाद ही उसमें कोई कमी की जा सकती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66(2) में व्यवस्था है कि न्यायालय कंपनी के प्राप्त अंश पूंजी कटौती की योजना की सूचना केंद्र सरकार सेबी रजिस्ट्रार या लेनदारों को देगी तथा 3 माह की अवधि के भीतर ही उनसे प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करेगी। ठीक है। अब देखो, प्राप्त प्रतिवेदनों यदि हो तो के आधार पर न्यायालय शर्त रहित अथवा निर्धारित शर्तों के अधीन कंपनी की पूंजी कटौती योजना की पुष्टि कर योजना देखो शुरू से वापस पढ़ती हूँ। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 सब धारा 2 में व्यवस्था है कि न्यायालय कंपनी से प्राप्त अंश पूंजी कटौती की योजना को
की सूचना केंद्र सरकार से भी रजिस्ट्रार लेनदारों को देगी तथा 3 माह की अवधि के भीतर ही उनकी से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार करेगा। प्राप्त प्रतिवेदनों यदि हो तो के आधार पर न्यायालय शर्त रहित अथवा निर्धारित शर्तों के अधीन कंपनी की पूंजी कटौती की योजना की पुष्टि करने का आदेश पारित करेगा, जिससे पूंजी कटौती का लेखा धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों एवं अथवा दिशा निर्देशों के अनुरूप करने का उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, तो न्यायालय जैसे गाइड करेगा उस अकॉर्डिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो धारा 66 सब धारा 5 में निर्देशित है कि योजना दृष्टि के आदेश की प्रमाणित प्रति इस उपधारा में वर्णित सूचनाओं सहित रजिस्ट्रार को ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि में प्रस्तुत करना होगा। धारा 66 सब धारा 6 में स्पष्ट उल्लेख है कि धारा 66 के प्रावधान स्वयं की प्रतिभूतियों को क्रय करने के संबंध में लागू नहीं होंगे। अब देखो लेखा विधि, अकाउंटिंग प्रोसीजर। पूंजी में कमी 3 प्रकार से की जा सकती है, जो हमने पहले पढ़ा, इसको डिटेल में जो यहाँ पढ़ा था ये डिटेल में हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। तो पूंजी में कमी 3 प्रकार से की जा सकती है। इन तीनों अवस्थाओं में लेखांकन विधि को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहला है, देखो प्रदत्त राशि की देयता की समाप्त करके प्रदत्त राशि की देयता को समाप्त करके रिड्यूसिंग और एक्सटिंग्विशिंग द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। तो प्राय अंशधारियों का अधिकतम दायित्व अंशों पर अंकित मूल्य तक सीमित होता है। यदि अंशों पर पूर्ण राशि नहीं मांगी गई है तो अंश आंशिक दत्त होते हैं तथा अंशधारियों का यह दायित्व होता है कि वह कंपनी के मांगने पर बकाया राशि का भुगतान करे। कंपनी चाहे तो अंशधारियों के ऐसे दायित्व को समाप्त करके पूंजी में कमी कर सकती है। इसे सामान्यतः एक्सटिंग्विशिंग द लायबिलिटी कहा जाता है। इसके लिए निम्न जनरल प्रविष्टि की जाती है: डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड और क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू। तो ओल्ड वैल्यू है वो ओल्ड वैल्यू से उन्हें डेबिट कर देते हैं और न्यू वैल्यू से उनको शेयर कैपिटल अमाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखो कृष्णा लिमिटेड की अंश पूंजी में 10 रुपये वाले 3 लाख अंश हैं, जिन पर मांगी गई राशि 8 रुपये है। कंपनी अधिनियम के अनुसार संपूर्णतः अनिवार्यताओं का पालन करते हुए कंपनी प्रदत्त राशि की देयता को समाप्त करने का निर्णय लेती है। जनरल प्रविष्टि दीजिए। तो जो 10 इक्विटी शेयर पर शेयर की क्या वैल्यू है? 10 रुपये। टोटल शेयर यहाँ कितने हैं? 3 लाख। और हमने कॉल्ड कितने किए हुए हैं? 8 रुपये पर शेयर किया हुआ है, तो 2 रुपये अभी तक कॉल किया ही नहीं है। तो ये जो 2 रुपये कंपनी कॉल कर सकती है और जो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स पर एक लाइबिलिटी की तरह है, 2 रुपये जो बचे हुए 2 रुपये है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स पर एक लाइबिलिटी है कि वो कंपनी जब भी मांगे तब दे। लेकिन यहाँ क्या फैसला किया जा रहा है कि ये जो 2 रुपये की लाइबिलिटी है इसको खत्म किया जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अर्थात आंतरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत इस प्रक्रिया में। तो देखो इसकी क्या एंट्री होगी? जनरल ऑफ कृष्णा लिमिटेड डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड इक्विटी पर शेयर वैल्यू क्या होगी? 10। तो ये कितने 8 रुपये से मंगा चुके हैं हम, तो 24 लाख। अब तक जो वैल्यू आ चुकी है वो 24 लाख है। अब उसको टू शेयर कैपिटल, तो इसमें यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू पर शेयर वैल्यू क्या रहेगी? 8 रुपये। तो 3 लाख शेयर पे 8 के हिसाब से क्या होगा? 24 लाख। तो बीइंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, यहाँ 2 रुपये वो जो लाइबिलिटी बच रही थी जो अनकॉल्ड था उसको समाप्त करके वो लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स की ख़त्म कर दी है। और अब से जो शेयर्स की वैल्यू रह गई है वो
24, टोटल जो वैल्यू रहेगी वो 24 लाख की है। ठीक है, पहले वो 30 लाख की थी। ठीक है ना, 3 लाख शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से 30 लाख की वैल्यू हो रही थी इक्विटी शेयर कैपिटल की, लेकिन अब वो 6 लाख को पूरी तरह से उस लाइबिलिटी को हटा दिया है और इक्विटी शेयर्स की वैल्यू जो है वो 8 रुपये कर दी है पर शेयर की। तो टोटल अब 24 लाख की वैल्यू रहेगी कैपिटल की। अब इसमें बी पार्ट देखिए, अतिरिक्त पूंजी लौटाकर पूंजी में कमी करना। अतिरिक्त पूंजी लौटाकर पूंजी में कमी करना, रिड्यूसिंग बाय रिटर्निंग द एक्सेस कैपिटल। अनेक परिस्थितियों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जबकि कंपनी यह अनुभव करती है कि उसके पूंजी ढांचे में पूंजी अधिक है, तो वह अतिरिक्त पूंजी को लौटाकर पूंजी में कमी ला सकती है। इस संबंध में निम्न प्रविष्टि पास करनी होगी। तो देखो, डेबिट में शेयर कैपिटल अकाउंट ओल्ड वैल्यू, क्रेडिट में शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू वैल्यू, और क्रेडिट में एक और अमाउंट आ रहा है सन्ड्री मेंबर अकाउंट, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट, और दूसरी इसमें है डेबिट में सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट और क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो ओल्ड वैल्यू है वो हम मान रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा कीमत आई हुई है शेयर की। ठीक है, वह कंपनी के पास ज़्यादा पैसे आए हुए हैं, तो उसमें से कुछ अमाउंट वो रिटर्न कर रही है। तो वो जो रिटर्न कर रही है वो किस नाम से डाल रही है, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट के नाम से, और वो सन्ड्री मेंबर्स को फिर डेबिट करके वो अमाउंट उनको पैसे वापस दिए जा रहे हैं। तो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये दो ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। बलराम लिमिटेड की अंश पूंजी 10 रुपये वाले 2 लाख पूर्ण प्रदत्त समता अंशों में विभक्त है। तो कितने हैं, 2 लाख शेयर्स हैं और उन पर शेयर वैल्यू क्या है, 10 रुपये। तो कंपनी प्रत्येक अंश पर 2 रुपये प्रति अंश अंशधारियों को लौटाने का निर्णय करती है, तथा प्रत्येक अंश को 8 रुपये पूर्ण दत्त अंशों के रूप में परिणत करके पूंजी में कमी करती है। तो जो 10 रुपये वाले शेयर्स हैं उनको 8 रुपये में कर रही है और 2 रुपये उसको वापस कर रही है। अब इससे पहले वाले केस में क्या हुआ था कि हमने 8 रुपये ही मंगाए थे और उसको उस शेयर को ही 8 रुपये का कर दिया। ठीक है ना, हमारी शेयर की वैल्यू तो 10 रुपये थी और हमने वो 2 रुपये जो मांगने थे वो माफ़ कर दिया और उस शेयर को ही 8 रुपये वाला बना दिया। और यहाँ क्या कर रही है, जो 2 रुपये आ चुके हैं उसको वापस करके फिर 8 रुपये का बना रही है उसको। वहाँ तो बिना मांगे जो मांग रखा था उसी में उतने ही वैल्यू की शेयर की वैल्यू कर दी गई, एक्स्ट्रा नहीं मांगा। और यहाँ जो ऑलरेडी मांग रखा है उसको वापस दे के उसको उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो देखो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख वाले शेयर है, तो 2 लाख इंटू 10 हो गए ये 20 लाख के शेयर। और फिर 2 क्या करेंगे, शेयर कैपिटल। अब किस अमाउंट का करना है, 8 रुपये की इक्विटी शेयर करना है, तो 2 लाख इंटू 2 2 लाख इंटू 8, तो ये हो गया 16 लाख रुपए। फिर सन्ड्री मेंबर्स के अमाउंट मेंबर्स को 2 रुपये वापस कर रहे हैं, तो 2 लाख इंटू 2 वो हो गए 4 लाख। तो बीइंग एक्सेस कैपिटल रिड्यूस्ड। और इसकी एक और एंट्री आएगी, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उनको कितना अमाउंट वापस किया जा रहा है, वो बैंक से किया जा रहा है, बीइंग पेमेंट मेड, तो 4 लाख रुपए। ठीक है।